हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका डिबेटेड बाय आरती के चैनल पर दिल खोल कर स्वागत है। तो आज हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं मालवा का पठार। जो हमने पठार देखे थे ना, तो उसमें क्या क्या पाया जाता है उसको रिवीजन कर लेते हैं। ये मैंने पहले इसलिए लिख लिया है, कोई फ़ोन पकड़ने वाला ही नहीं है, तो फिर मैं पहले लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा इसको समझाते चलते हैं, रिविज़न करते चलते हैं ना। तो हाथ से पकड़ने का ना फ्लो नहीं बन पाता है, इस वजह से तो हम चलो रिवीजन करते हैं। तो ये है मालवा का पठार। तो भाई मालवा के पठार में क्या क्या पाया जाता है, कहाँ से उद्गम, जैसे कि किस किन नदियों का उद्गम होता है, वो सारी चीज़ें इसमें है। तो मालवा का पठार तो भाई देखो, नर्मदा और तापी नदियाँ और विंध्याचल पर्वत, जो विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में फैला है। ये जो कहाँ तक फैला है, ये जैसे यहाँ तक ये फैला हुआ है, ये जो मालवा का पठार है। फिर देखते हैं विस्तार इसका, जो एमपी है, राजस्थान है और गुजरात है ना। और उस मतलब ये इस जगह पे फैला हुआ है, ये इन क्षेत्रों में जो राज्य हैं यहाँ पर इनका विस्तार है, ये मुख्य रूप से यहाँ फैला हुआ है। और मतलब एमपी में मुख्य रूप से फैला हुआ है, जो एमपी राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है, जैसे इतनी जगह में फैला हुआ है, लेकिन मेन रूप से ये एमपी में, ज़्यादा क्षेत्र एमपी को कवर करता है। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, जो लावा निक्षेपों से बनी हुई है। काली मिट्टी में कौन कौन सी फसल होती है, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कपास है, क्लियर नहीं आ रहा है। तो काली मिट्टी में जैसे कौन कौन सी फसल होती है, कपास होती है, सोयाबीन होती है, मूंगफली, तंबाकू, सूरजमुखी, गेहूं है, अलसी है, चना है, मसूर है। ये सारी मतलब जो फसलें हैं वो काली मिट्टी में देखने को मिलती है ना। फिर देखते हैं भाई ये नदियों का उद्गम। इसी तरीके से आपको नोट्स बनाना है, ये नदियों का उद्गम कहाँ से होता है। तो भाई ये जो कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है मालवा पठार से, तो बनास है, चंबल है, सिंध और माही और बेतवा, इन सारी नदियों का उद्गम होता है कहाँ से, मालवा के पठार से। अब आगे हम और भी जैसे और पठारों कवर करेंगे, तो फिर मैं लिख लूँगी, फिर उसके बाद कवर करूँगी, क्योंकि ना इसके बाद रिवीजन करेंगे, क्योंकि फिर अपने हाथ से फिर फ्लो नहीं बन पा रहा है। मैं लिख रही हूँ तो फिर फ़ोन पकड़ने, तो वैसे भी कैमरा हिल रहा है बार बार। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना, जो अभी हम मालवा के पठार को ही देख रहे हैं। फिर ग्रेनाइट, ये मालवा का पठार किससे बना है, ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों से बना है। फिर ये क्या है, प्रमुख खनिज क्या क्या पाए जाएंगे वहाँ पे, तो चूना पत्थर, मैग्नीज, और मैं पहले मैगजीन बोलती थी मैग्नीज को, तो मैग्नीज, बॉक्साइड और डोलोमाइट, ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाएंगे। लेकिन जो पायराइट्स है ये कम मात्रा में पाया जाएगा यहाँ पर, इसको मूर्खों का सोना भी कहते हैं। फिर इसके बाद आता है बुंदेलखंड पठार। ये कहाँ पर है, मालवा के पठार के पूर्व में स्थित है। इसे क्या कहते हैं, उत्खात भूमि का प्रदेश कहते हैं। ये लिखा है ना, उत्खात भूमि का प्रदेश, उत्खात भूमि का प्रदेश कहते हैं ना। आगे चलते हैं अब, है ना। फिर जैसे हमने देखा कि जो बघेलखंड का पठार है, जो बुंदेलखंड के पठार के पूर्व में स्थित है, यानी बुंदेलखंड के पूर्व में बघेलखंड का पठार स्थित है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। फिर इसके बाद देख लेते हैं हम लोग क्या कहते हैं, दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार में हम जैसे देखेंगे कि इसका विस्तार कहाँ पर है। तो हमने जैसे विस्तार देखा अभी, तो विस्तार तो एमपी है, एमएच है ना, मतलब कि महाराष्ट्र, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात में, और मेन रूप से कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं छोटा नागपुर। बहुत ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं आ रहा है, इसका विस्तार वगैरह ही पूछ लेता है कभी कभी, और कभी जैसे कि क्रम लगाने को ज़्यादा पूछता है। बहुत ज़्यादा देखा जाए तो क्रम तो मैंने आपको करा ही दिया है। छोटा नागपुर पठार, तो यहाँ जैसे नदियों का उद्गम हो रहा है, महानदी, सोन, दामोदर, स्वर्णरेखा, ये महानदियों का उद्गम होता है यहाँ से, यानी कि बह रही हैं नदियाँ। फिर उसके बाद विस्तार देख लेते हैं इसका, तो छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, यानी कि बिहार और झारखंड में। लेकिन मेन रूप से ये कहाँ पर है, झारखंड में है। तो इससे आगे और जैसे देखते हैं हम लोग, अब हम देखते हैं कर्नाटक और मैसूर का पठार, है ना। तो बाबा बुदन की पहाड़ी, जैसे बाबा बुदन की जो पहाड़ी है वो यहीं पर है ना। लोयस्क की दृष्टि से ये काफ़ी धनी है, क्योंकि लोयस्क ज़्यादा पाया जाता है। मुख्य रूप से कावेरी नदी यहाँ बहती है। फिर चलते हैं हम मेघालय का पठार। मेघालय का पठार जो प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार माना जाता है। ये जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से माल्टा गैप द्वारा अलग होता है ना, अलग हो गया है। इसका क्षेत्रफल 35,291 वर्ग किलोमीटर है ना। तो गारो खासी जयंतिया है, इसी में जो गारो खासी जयंती नाम की जो पहाड़ी है ना, जो यहीं मेघालय के पठार पर स्थित है। जो गारो की जो सबसे ऊंची चोटी है वो नोकरेक है। कितनी लंबाई है इसकी, 14 और 12 मीटर, यानी कि 1412 मीटर है ना। देखो क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो ये भी दिख रहा है। वीडियो डालने में हो सकता है क्लियर ना दिखे, तो आपको वॉइस तो जा ही रही होगी ना। एक बार आप फास्ट स्पीड करके भी देख लिया कीजिए, है ना। तो वो हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं दंडकारण्य जो पठार है वो
तो उसका विस्तार है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, एमपी और आंध्र प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये एमपी भूल गई थी मैं, ये जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद जो दंडकारण्य पठार का विस्तार कितना है, तो है ना 89, जो है ना ये 89078 वर्ग किलोमीटर। ये मैं संख्याओं में ज़्यादा याद कर देती हूँ कि ना वो जल्दी याद हो जाता है, जैसे 89078 वर्ग किलोमीटर में इसका ये जो क्षेत्र का विस्तार है। फिर ना हमें जैसे देख रहे थे, कभी कोई पूछ लेता है कि भाई ये तो बताया था मैंने कि अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, ये बताया था मैंने, लेकिन ना कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है, जैसे अरावली तो पता है लेकिन और भी पर्वत का नाम दे दे, सतपुरा पर्वत दे दे या फिर अरावली के विंध्याचल दे दे, तो हम जैसे नहीं पता कर पाएंगे कि ये कौन से पर्वत का उदाहरण है। तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ डाल दिया है ये सारा, कि एकदम याद रहेगा आपके। जैसे कभी कभी नोट्स भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, रिवीजन करना चाहे तो रिवीजन कर लेते हैं। तो ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन कौन सा है, विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा, ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। फिर एक थोड़ा सा ये क्रम देख लेते हैं हम लोग कि ये जो पूरा पर्वत है वेस्ट टू ईस्ट, ये क्या है, ये पूरा पर्वत है, ये किसका उदाहरण है, सतपुड़ा श्रेणी है। ये पूरी सतपुड़ा श्रेणी है। तो सतपुड़ा श्रेणी का मतलब समझते हैं, एक जो बड़ा पर्वत, जो बड़ी श्रेणी जिसमें छोटे छोटे कई पर्वत विराजमान होते हैं, ऐसे करके कई पर्वत होते हैं ना इस तरीके से। तो एक जो श्रेणी है सतपुड़ा श्रेणी, तो उस पर कई सारे पर्वत विराजमान है। तो ये पहले आएगी राजपीपला की पहाड़ी, कई पहाड़ियाँ स्थित होती है ना ऐसे करके, तो जो राजपीपला की पहाड़ी आ गई। फिर उसके बाद इसी पर गविलगढ़ की पहाड़ी है, फिर उसके बाद महादेव की पहाड़ी है, फिर उसके बाद मैकाले की पहाड़ी है ना। तो जो महादेव की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़, और जो मैकाले की पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक। कितनी है, 1075, यानी कि 1057, 75 नहीं 1057 वर्ग मतलब मीटर है, ये वर्ग किलोमीटर नहीं है, मीटर ओनली। तो 1057 मीटर है ये, या फिर 1057 मीटर, ऐसे कर लो याद, है ना। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, है ना। अभी एक जो क्रम रह गया है तो इसको भी एक बार, ये क्रम बहुत ज़्यादा पूछने को आता है, जैसे अरावली है ना, मालवा का पठार है, विंध्याचल है, नर्मदा है, सतपुड़ा है, तापी और अजंता है। ये क्रम बहुत ज़्यादा लगाने को आता है कि भाई किसके बीच में क्या क्या है, क्रम से लगाइए, उत्तर से दक्षिण लगाइए, पूर्व से पश्चिम, ऐसे करके बहुत ज़्यादा क्रम नहीं पूछने आते हर किसी के। तो ऐसे ये जो अरावली पर्वत है, फिर इसके नीचे क्या है, मालवा का पठार है, इससे नीचे क्या है, क्या पड़ेगा, विंध्याचल पर्वत, फिर क्या पड़ेगी, नर्मदा नदी, फिर सतपुड़ा श्रेणी, फिर तापी नदी, फिर अजंता पहाड़ी, है ना। और जो सतपुड़ा श्रेणी पे तो है ही है राजपीपला, गविलगढ़, महादेव, मैकाले जो स्थित हैं इस पे। तो